सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो कि आपके एक्सरसाइज के हैं। ओके। सो अर्लियर मैंने आपको पहले बताया था कि हम प्रोसीड जो करेंगे सिलेबस को वो कैसे करेंगे कि आप एनसीईआरटी तो खत्म करेंगे करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर नीट एंड एज वेल एज जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आए हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं जो इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टेट बोर्ड कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंपॉर्टेंट है तो वो हम करेंगे। ठीक है। अभी तक कंटेंट में हमने चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द चार्ज एंड साथ में कूलम्स लॉ जो है वो पढ़ लिया। ठीक है। अब उसके बेसिस पे विल डू द क्वेश्चंस। ओके। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी को देखें ध्यान से, तो आई थिंक 24 क्वेश्चंस आर देयर, है ना? 24, यस, आई थिंक, यस, 23, 23 क्वेश्चंस आते हैं, है ना? सो 23 क्वेश्चंस हैं और एक ही वीडियो में कवर नहीं करेंगे, काफ़ी मतलब बड़ी वीडियो हो जाएगी। सो आई डोंट वांट दिस। तो हम एक काम करते हैं, जो जो टॉपिक हमने पढ़ लिया है उसके बेसिस पे जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे विल डू दैट। ओके। सो टुडे विल डू ऑलमोस्ट आई थिंक 6 ऑड क्वेश्चंस। मैंने 6 ही रखे हैं, ठीक है, ताकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है। और आप अच्छे से जो है वो एक एक चीज आपको क्लियर हो जाए। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर होती हैं इंसान को। ठीक है ना? जैसे आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो उससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज भी होते हैं और साथ साथ में आपको थोड़ी बहुत नई चीजें अ, सीखने को भी मिलती हैं। ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स having the charge of 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन द एयर। ठीक है ना? अब यहाँ पे दो मेन चीजें हैं। ठीक है ना? एक जो डिस्टेंस है दो चार्ज के बीच में, दैट इज इन सेंटीमीटर। सो हमें एक चीज का ध्यान रखना जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त, ट्राई टू कीप ऑल द वैल्यूज इन एसआई यूनिट्स। ओके। एक चीज, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ये एयर। अब एयर का मतलब क्या है? अगर दो चार्ज के बीच में एयर है तो हम के की वैल्यू जो है वो लेंगे 9 into 10 की पावर 9। ओके। और दो चार्ज हमें दिए हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है इन्होंने। ठीक है। तो हमें जो है वो इसका आंसर फटाफट से दे के निकलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है। सो दो स्मॉल चार्ज स्फेयर के ऊपर जो है वो फोर्स पूछ रहा है। ठीक है ना? सो फोर्स, दो चार्ज स्फेयर हो, दो पॉइंट चार्ज हो, ठीक है ना, उनके बीच में जो भी वैल्यू होती है फोर्स की, दैट इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। एंड कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्ज इज गिवन बाय के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, पूरी कैलकुलेशन करने बैठूंगा तो काफी टाइम निकल जाएगा। आपको मेरा मोटिव क्या है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। और कैलकुलेशन, देखो, कैलकुलेशन करने का तरीका मेरा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। सो कीपिंग इन दैट माइंड, आप ये चीज अपने खुद से करें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एज कम्पेयर टू कि मैं करूं। ठीक है ना? अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कैलकुलेशन है देन आई विल डू दैट। ओके। सो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। के की वैल्यू 9 into 10 raised to power 9 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट चार्ज जो है वो आपका 2 into 10 raised to power -7। सेकेंड चार्ज 3 into 10 raised to power -7। ठीक है। और बीच में 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे, मगर हम पावर्स में डील करेंगे ज्यादातर, तो डिवाइड बाय 100 की जगह वील मल्टीप्लाई इट विद 10 raised to power -2 और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत ही इजी, आप 10 की पावर को सीधा सॉल्व कर सकते हो। 10 की पावर 9, 10 की पावर -7, 10 की पावर -7, ये हो गया 10 की पावर -14,
9 - 14 इज -5। ये 10⁻⁻² का जो स्क्वायर होगा ये बन जाएगा 10⁻⁻4, और वो ऊपर जाएगा, तो यू विल सॉल्व दैट, ठीक है ना। तो 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54, 54 अपॉन 30 का स्क्वायर होता है 900, जिसको मैं, ठीक है, 10⁻⁹ 10⁻⁻7 -7 10⁻⁴ -14 9 - 14 इज -5, और 10⁻⁻² का स्क्वायर 10⁻⁻4, -5 + 4 -1, -1 10⁻⁻1, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो आगे, जो भी आंसर आएगा दैट इज इन न्यूटन्स, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, फोर्स, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है that the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge -0.8 microcoulomb in the air is 0.2 न्यूटन। तो इस बार हमें क्या दिया है, इस बार हमें दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑलरेडी दे रखी है। 0.4 माइक्रोकूलम का चार्ज है और 0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और इन दोनों के बीच में हमें फोर्स दे रखी है 0.2 न्यूटन का। अब हमें दो चीजें पूछी हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फेयर्स, ओके, और व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फेयर ड्यू टू फर्स्ट स्फेयर, ओके। अब पहले मैं जवाब दूंगा सेकंड पार्ट का, ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा इजी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपको याद हो तो आपने कूलम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में एक चीज पढ़ा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास दो स्फेयर या पॉइंट चार्ज हैं, कुछ भी बोल लो, ठीक है, तो जितनी फोर्स फर्स्ट वाला सेकंड पे लगाएगा, उतनी फोर्स सेकंड वाला फर्स्ट पे लगाएगा। इसका मतलब द फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मैग्नीट्यूड वाइज वो इक्वल होगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। आई थिंक ये आपको पहले से पता है, ठीक है ना। इसका मतलब अगर फर्स्ट वाला चार्ज सेकंड वाले चार्ज पे 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो सेकंड वाला चार्ज फर्स्ट वाले चार्ज पे भी 5 न्यूटन की ही फोर्स लगाएगा, ओके। ये हमने कूलम्स के वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था, मगर ये मैग्नीट्यूड वाइज होता है, ठीक है ना, डायरेक्शन वाइज अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चार्ज हैं, और पहला जो स्मॉल चार्ज है, स्मॉल स्फेयर है, वो बड़े वाले स्फेयर पे 0.2 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब जो बड़ा वाला होगा चार्ज, वो छोटे वाले चार्ज पे भी 0.2 न्यूटन की ही फोर्स लगाएगा। तो सेकंड वाले का आंसर बहुत ही क्लियर यहाँ पे मैं आपको पहले से बता देता हूं। द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर इज ऑल्सो 0.2 न्यूटन, because when there are 2 point charges, the force on first due to second is always equals to the force on second due to first, magnitude wise, not in the direction wise। और नीचे आप मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। स्टाइलस पता नहीं क्यों लैग करता है। वेक्टर फॉर्म, द फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज ऑलवेज इक्वल्स टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। और मैग्नीट्यूड का साइन बना देना, ठीक है ना। अगर मैग्नीट्यूड का साइन नहीं बनाया तो एक इधर नेगेटिव लगा देना छोटा सा, ठीक है ना। अच्छा, ओके, तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों जो हैं वो इक्वल होंगे, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज ही रखना, ठीक है ना। अच्छा, ओके, अब ये चीज इसमें आ गई, ठीक है। सेकंड वाले का आंसर हमें पहले से हमें पता चल गया, कितनी फोर्स होगी, 0.2 न्यूटन ही होगी, ओके। अब फर्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है हमें कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। देखो, अ, ऊपर वाले क्वेश्चन में बेसिकली हमने क्या फाइंड किया, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बेसिकली फाइंड किया फोर्स, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में हमें फोर्स ऑलरेडी दे रखा है, हमें क्या निकालना है, आर निकालना है। बच्चों वाला क्वेश्चन है, फिर से वैल्यूज पुट करके आर को निकालना है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो मैं आपको आर जो है वो सीधे बता देता हूँ कि कैसे निकलेगा। पहले आप फोर्स लिखेंगे, के Q1 Q2
अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब हमें आर की वैल्यू चाहिए, तो आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, फोर्स नीचे आ जाएगा। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन एफ। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू डालोगे, के की 9 × 10⁻⁹, Q1 की, अब देखो यहाँ पे दोनों चार्ज माइक्रोकूलम में है, तो माइक्रोकूलम की कन्वर्जन मैं आपको पहले कल भी बताई थी। ठीक है। 10⁻⁻⁶ ये हमें ऑलरेडी डिस्कस की है, माइक्रो नैनो पीको। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है। ठीक है। तो 10⁻⁻⁶ के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों चार्ज को, वो कूलम में आ जाएगा। ठीक है ना। तो Q1 Q2, ठीक है, और एफ की वैल्यू कितनी है 0.2। ये सारी वैल्यूज डालोगे, आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। ठीक है। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, अब क्या करना है फिर, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो आपको जो वैल्यू आएगी, ठीक है, आपको उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है और आंसर निकाल लेना है। ठीक है ना। ओके। देखो अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन आती है बच्चों को कि सर फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 की पावर जो है वो -8 है, और फिर अंडर रूट है, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है साथ में। ठीक है ना, इसका अंडर रूट कैसे करें। ठीक है ना। देखो जब भी हम पावर्स का अंडर रूट करते हैं, ठीक है, तो जो आंसर आता है वो कैसे आता है, देखो। अब 8 जो नंबर है, ठीक है ना, मैं किसके साथ 2 की मल्टीप्लाई करूं कि 8 आता है, 4 का। ठीक है ना। तो सीधा आंसर लिख दो, 10 की पावर -4, सीधा आंसर, सीधा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है ना, कोई मैथमेटिक्स यूज नहीं करना। ठीक है ना। अगर -10 है तो किसकी मल्टीप्लाई करोगे 2 के साथ कि -10 आएगा, मतलब 10 आएगा, 5 की। ठीक है ना। तो 10 की पावर -5, 10 की पावर -15 नहीं, सॉरी, क्योंकि वो और नंबर हो गया। और यहाँ पे देखो, ऑलवेज कोशिश करो कि अंडर रूट के नीचे आप पावर का इवन नंबर ही लो, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना। 16 है, 8 आ जाएगा। 20 है, 10 आ जाएगा। 50 है, 25 आ जाएगा। ठीक है। ऐसे करना, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है। हो गया सेकंड क्वेश्चन भी क्लियर। ओके, मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। हाँ भैया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब यहाँ पे करना क्या है, देखो, बोल रहा है चेक द रेशो। अब ये रेशो मैं आपको लिख के दे देता हूँ यहाँ पे, ke² अपॉन जी, क्योंकि यहाँ पे आपको MEMP पता नहीं लग रहा होगा ना, ये बेसिकली ME ऐसे है और MP ऐसे है। ठीक है ना। बेसिकली ME और MP पता क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना, आई थिंक आपको पता होगा वो। ठीक है ना। आपको इसकी रेशो निकालनी है और ये चेक करना है कि ये डायमेंशनलेस आती है कि नहीं आती। ठीक है। क्या करना है आपको, आपको ke² अपॉन GME MP की रेशो निकालनी है, और ये डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस का मतलब कहने का क्या है कि अगर आप सबके डायमेंशंस पुट करके, के ई के जी के मास के सबके डायमेंशंस पुट करोगे और दोनों की रेशो करोगे तो वो डायमेंशनलेस आएगा। ठीक है ना। अब देखो बेसिकली ये पता क्या है, इट इज द रेशो ऑफ, मैं आपको पहले बता देता हूं, ये रेशो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशो। ठीक है। कैसे पता चला, देखो, मुझे बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो पॉइंट मासेस के बीच में या पॉइंट चार्ज के बीच में कितना होता है। अब यहाँ पे दो चीजें कौन कौन सी ली हैं, एक लिया है इलेक्ट्रॉन और एक लिया है प्रोटॉन। ठीक है ना। तो चार्ज हम Q1 Q2 रखेंगे उस पे। ठीक है ना। चलो, अब Q1 Q2 रखेंगे और चार्ज दोनों पे सेम होता है, तो एक के ऊपर अगर चार्ज E है तो दूसरे के ऊपर भी क्या होगा, E होगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताओ पहले, के ई Q1 Q2, अब दोनों चार्ज क्या है, E और E, तो E × E क्या आ जाएगा, E²। ठीक है ना। अपॉन के Q1 Q2 अपॉन R², ये आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अपॉन ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, G m1 m2। अब यहाँ पे दोनों मासेस कौन से हैं, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, M p m e अपॉन R²। अब ये जो नीचे फ्रैक्शन है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना। तो बनेगा क्या, ये बनेगा
ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर रेसिप्रोकल हो गया अपॉन जी एम पी अपॉन इंटू एम ई। आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या? क्या ये चीज बची है? के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी एम ई, ठीक है ना। तो बेसिकली ये दोनों फोर्सेस का रेशो है, ठीक है। आप करोगे क्या, आप कोई डायमेंशन पुट नहीं करना, फिर पहले के डायमेंशन याद करोगे, फिर चार्ज के डायमेंशन याद करोगे, कुछ नहीं करना। आप क्या करोगे, एज वी नो एफ ई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर Q1 Q2 आर द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो वहां पे पुट करोगे के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एज वी नो ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट masses इज जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। आप लिख दोगे हेयर टू मासेस आर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो जी एम पी एंड एम ई अपॉन आर स्क्वायर, दोनों की रेशो करोगे ये आंसर आएगा। नाउ दिस रेशो इज द रेशो ऑफ electrostatic force and gravitational force. Since both the physical quantities are same, so their ratio will be dimensionless. देखो ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी फोर्स है। फोर्स का यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन होता है, और नीचे वाली फोर्स, दोनों फोर्स है न्यूटन है, न्यूटन अपॉन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, डायमेंशनलेस हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आपको पहले ये चीज सिग्निफाई करनी है वहां पे कि ये दोनों जो हैं ये क्या है, ये जो इन्होंने बताया है ना के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी, वो है रेशो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब इन दोनों का जो रेशो है वो क्या है, इन दोनों का रेशो जो है वो है डायमेंशनलेस, ठीक है। अच्छा, अब ये रेशो जो है वो क्या सिग्निफाई करता है, ये रेशो सिग्निफाई करेगा कि दिस रेशो सिग्निफाई करने का मतलब क्या है, दिस रेशो शोज दैट द रेशो बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो रेशो है ये हमें क्या बताता है, सिग्निफाई करने का मतलब होता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रेशो शोज द कंपैरिजन बिटवीन। जब भी आप किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो लेते हो, वो आपको क्या बताता है, कंपैरिजन बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल मास ऑफ प्रोटॉन इज 1083 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1083। अब इसका मतलब क्या है कि दोनों का जो रेशो है उससे हमें क्या पता चल रहा है, उससे हमें पता चल रहा है द कंपैरिजन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों का जो रेशो है वो हमें क्या बता रहा है, या किसी चीज का भी दो फिजिकल क्वांटिटीज का रेशो हमें कंपैरिजन बताता है, ठीक है। ओके, तो क्या सिग्निफाई करेगा ये रेशो, दिस रेशो सिग्निफाइज, या द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रेशो इज इट टेल्स अस अबाउट द कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ओके, डायमेंशनलेस प्रूफ कर दिया, सिग्निफाई क्या करता है ये प्रूफ कर दिया। अब लास्टली डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशो। देखो इस रेशो का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10⁻39 आता है, ठीक है। कैसे, आप सुनो। इस रेशो में आपको हर एक चीज की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब के है, के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9। ओके, ई की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या है भाई, व्हाट इज ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन पे भी सेम होता, तभी ई स्क्वायर आ गया। 1.6 इंटू 10⁻−19। जी की वैल्यू वो भी लिख देते हैं, जी इज 6.67 इंटू 10⁻−11, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.31 इंटू 10⁻−31। मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10⁻−27 kg, ठीक है। तो ये आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, जी की वैल्यू, के की वैल्यू, ई की वैल्यू, सब वैल्यूज पुट करके अप्रोक्सीमेटली, नॉट इक्वल्स टू, अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो 10⁻39 आएगा, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है,
अब मेरे को ये बताओ, कौन सी फोर्स बढ़ी हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ग्रेविटेशनल फोर्स? अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वैल्यू आ रहा है आंसर? 10 की पावर 39। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं Fe/Fg इज इक्वल्स टू 10 की पावर 39। ठीक है, अब एफ जी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 10 की पावर 39 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो रेशो से क्या पता चला, रेशो से पता चला द कंपैरिजन बिटवीन टू फोर्सेस। क्लियर? इजी, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चन मैंने आपको जो है वो शायद से अपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है ना? एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब जब भी बॉडी पे कोई भी चार्ज होगा या बॉडी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होगा तो वो हमेशा इंटेग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। दैट इंटेग्रल मल्टीपल इज रिप्रेजेंटेड एज Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई। ठीक है, और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बिल्कुल वैलिड भी है और इसको इग्नोर किया नहीं जा सकता। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड पार्ट सीधा आपको क्या बोला है, व्हाई कैन वन इग्नोर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज व्हेन डीलिंग विद द मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस? व्हाई? बिकॉज वहां पे द अमाउंट ऑफ चार्ज इज वेरी 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 हाई एज कंपेयर टू द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि जब आप 1 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 50 इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हो, ठीक है ना, तब चार्ज की वैल्यू बहुत छोटी आती है। 50 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना है? 1.6 इंटू 10 - 19। 50 पे कितना होगा? 1.6 मल्टीप्लाई 50 से कर लो, 1.6 इंटू 5 दैट इज 8, और एक और जीरो, 80 इंटू 10 की पावर -19। क्या चार्ज है ये? कुछ भी तो नहीं है, ठीक है ना? मगर अगर इसको कंपेयर करो एक माइक्रोकूलम के साथ, एक माइक्रोकूलम का चार्ज कितना होता है? 10 की पावर -6। कहाँ 10 की पावर -6 और 10 की पावर -19, कितने टाइम्स बड़ा है? 10 की पावर 13 टाइम्स बड़ा चार्ज है, ठीक है ना? तो जब बड़े बड़े चार्जेस आप लेते हो वहां पे उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है अगर आप उनको 1, 10 या 5 इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करोगे। तो दैट्स व्हाई एट माइक्रोस्कोपिक लेवल द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इग्नोर्ड। वैलिड रहेगा मगर इग्नोर रहेगा। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन पहले आराम से इलेबोरेट तरीके से डिस्कस किया हुआ, नहीं आपको पता चल रहा अभी भी तो आप फर्स्ट लेक्चर जाके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे एक एक और आपके पास आ गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्या है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, चार्ज अपेयर ऑन बोथ। ठीक है, a similar phenomena is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. Methods of ट्रांसफर ऑफ चार्ज, लेक्चर नंबर 3 आई थिंक। ठीक है ना, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि 3 टाइप के आपके पास मोड्स होते हैं ट्रांसफर करने के चार्ज को। पहला मोड इंडक्शन या कंडक्शन, सॉरी। दूसरा मोड इंडक्शन, और तीसरा मोड बाय फ्रिक्शन। अब होता क्या है, अगर आपको नहीं पता आप वो वाला लेक्चर भी देख सकते हो, वहां पे इलेबोरेट तरीके से बताया, यहाँ पे भी बता देता हूँ फिर से, बहुत आसान है। ठीक है ना, अब सुनो ध्यान से। क्या होता है कि जब हम एक ग्लास रॉड को, मान लो एक ग्लास रॉड है, ठीक है, और ये एक सिल्क क्लॉथ है, ठीक है ना, मैंने इसको इसके साथ रब किया, ठीक है ना, दोनों पे चार्ज आ गया। क्या दोनों बॉडी चार्ज हो गई? ठीक है ना, बिल्कुल हो गई। मगर दोनों पे जो चार्ज आएगा, आप देखो, ये आप इसका कंपैरिजन कर सकते हो किसके साथ? पेन और पेपर के, या स्केल और पेपर के साथ। स्केल को आपने अपने हेयर्स के साथ रब किया, ड्राई हेयर्स के साथ रब किया, अब स्केल पे चार्ज बन गया, ठीक है ना। पेपर पे भी ऑब्वियसली चार्ज होगा, ठीक है। मगर इंडिविजुअली देखा जाए तो दोनों पे जो नेट चार्ज है वो जीरो है। इंडिविजुअली देखा जाए दोनों पे नेट चार्ज जीरो है। हुआ क्या, देखो ध्यान से, अब मैं तुम्हें डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। ये एक ग्लास रॉड थी, ठीक है ना, आपने इसका ये वाला पार्ट सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया, ठीक है ना, और यहां पे चार्ज इकट्ठा हो गया, यहां पे चार्ज इकट्ठा हो गया। अब ये क्या करेगा, दूसरी जो बॉडी है वो भी न्यूट्रल है, ये भी अभी तक न्यूट्रल ही है,
ऐसा नहीं है कि ये नेगेटिव चार्ज होगी, नहीं, ये न्यूट्रल ही है अभी भी, ठीक है ना। इस पे नेट चार्ज अभी भी जीरो है, मगर इसके एक एंड पे चार्ज इकट्ठा हो गया, बस इतना डिफरेंस है। पहले चार्ज मिक्सअप हुआ था, ठीक है ना, बीच में पॉजिटिव बीच में नेगेटिव, अब एक साइड चार्ज इकट्ठा हो गया, बस इतना डिफरेंस है। अभी भी अगर आप उसको स्टडी करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको उसको छुओगे तो करंट बच जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी इस पे जो नेट चार्ज है वो जीरो है, ठीक है। अच्छा, मगर एक जगह इकट्ठा हो गया। अब जब आप इसको किसी भी पेपर के साथ जो है वो पास में लाओगे तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट क्यों करेगा? क्योंकि पेपर के पास चार्ज बिखरा हुआ है, और जब ये पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या है? पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचना। तो ये क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को इधर इकट्ठा कर देगा। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में इकट्ठे होंगे तो वो बीच में कौन सा फोर्स आएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको बोलते हैं क्या? कि चार्ज जो है बाय फ्रिक्शन पैदा करना, ठीक है ना। इस चीज को इंडिविजुअल बॉडीज पे नेट चार्ज अभी भी जीरो है, ठीक है। इंडिविजुअल बॉडीज पे अभी भी नेट चार्ज क्या है? जीरो है। अच्छा, अब इस ऑब्जर्वेशन को कैसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के साथ कंसिस्टेंट मानेंगे? सुनो ध्यान से। मैंने पहले इसका आंसर दे दिया वैसे, ठीक है ना। अगर आप, मैंने क्या बोला पहले? कि नेट चार्ज अभी भी इस पे क्या है? जीरो है। हुआ क्या है कि एक नेगेटिव चार्ज इसके इस पार्ट पे जो है वो जमा हुआ है, इकट्ठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज उड़ गया इसके ऊपर से और नेगेटिव चार्ज रह गया, नहीं। पॉजिटिव चार्ज क्या पता पीछे चला गया हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे रबिंग करने से नेगेटिव चार्ज इधर इकट्ठा हो गया है, ठीक है ना। अभी भी पहले क्या था? पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे था, मगर अब क्या है कि नेगेटिव 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 यहाँ पे इकट्ठा हो गया, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे इस वाले पार्ट पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया है। मगर अगर आप बोलोगे कि नेट चार्ज क्या है अभी भी इस बॉडी पे, तो वो क्या है? जीरो ही है, ठीक है ना। अभी भी जीरो ही है। और इस बॉडी पे क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज था, और इस ये क्या अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज को इसने अट्रैक्ट किया, मगर इंडिविजुअली अगर देखा जाए इधर भी नेट चार्ज कितना है? जीरो है। इनिशियली भी जीरो था, फाइनली भी जीरो है, ठीक है। सो जब इनिशियल और फाइनल चार्ज जीरो होंगे, मतलब कि इनिशियल और फाइनल चार्ज सेम होंगे, तो हम बोल सकते हैं यस, दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लिखेंगे कैसे इसको? ठीक है, लिखेंगे ऐसे कि इनिशियली when both the bodies are neutral, that means the charge on both the bodies is zero. The net charge on the both the bodies is zero. So initial charge is also zero. ठीक है ना? Finally, when the glass rod is rubbed with a silk cloth, negative charge is accumulated at one end. But that doesn't mean it is negatively charged. It means negative charge is accumulated, but the net charge is zero. ठीक है ना? नेट चार्ज अभी भी क्या है? जीरो है, ठीक है। नेट चार्ज अभी भी क्या है? जीरो है। तो हम ये क्या बोलेंगे कि इनिशियली जीरो, आफ्टर रबिंग इट ऑल्सो रिमेन जीरो। सो इट मीन्स व्हेन इनिशियल चार्ज इज इक्वल्स टू फाइनल चार्ज, देन वी कैन से दैट इट इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। जब आप किसी भी चीज को रब करते हैं, जैसे आप स्केल को रब कर रहे हैं अपने हेयर्स के साथ, ठीक है ना, उसका मतलब ये नहीं है कि स्केल जो है वो पहले न्यूट्रल था तो अब न्यूट्रल नहीं है, अब उसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ गया हुआ, नहीं। वो पहले भी न्यूट्रल था, अब भी न्यूट्रल है। हुआ क्या है? जैसे आपने इस एंड को जो है वो रब किया, तो इस एंड पे नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। अभी भी नेट चार्ज अगर कैलकुलेट करोगे तो जीरो आएगा। रबिंग के बाद भी, रबिंग के पहले भी नेट चार्ज जीरो था, जीरो रहेगा। इसीलिए इट इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आया समझ में? वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी, ठीक है ना। अब यहाँ पे 4 पॉइंट चार्ज है, चार्ज की वैल्यूज देखो, यहाँ पे चार्ज की वैल्यूज मैं लिख देता हूँ आपको, ठीक है ना। अब बुक पे क्या है, अब मुझे याद नहीं है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं देख लेता हूँ वैसे बुक पे क्या है। बुक पे है आपकी, हाँ, 2 - 5, 2 - 5, ठीक है। ओके, तो 4 पॉइंट चार्जेस हैं, +2 माइक्रोकूलम, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ +2 माइक्रोकूलम, ठीक है। -5 माइक्रोकूलम,
ठीक है, फिर से +2 माइक्रो कूलम, ठीक है, और -5 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब ये क्या है, चारों कॉर्नर्स के ऊपर सिचुएटेड है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर देता ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए। हाँ, आई थिंक अब दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो आपको बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। बहुत इजी है, ठीक है। आप एक स्क्वायर बना लो यार, बहुत ही खराब स्क्वायर बना है। चलो यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। हमारे पास है तो है, ये लो भाई, क्या बात कर रहे हो यार, ठीक है। तो ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसके चारों कॉर्नर्स पे जो है वो चार्ज पड़ा हुआ, एक +2, ठीक है। माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम खुद से लगा लेना यार, ठीक है। यहाँ पे -5, ठीक है। यहाँ पे +2, ठीक है, और यहाँ पे -5, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि सेंटर पे, बिल्कुल इसके सेंटर पे, ठीक है ना, बिल्कुल इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम का, ये लो भाई रख दिया, ठीक है ना। तो बताओ इस पे कितनी फोर्स लग रही होगी। अब देखो क्या है ये, सिस्टम ऑफ चार्जेस, क्या ये दो चार्ज है, नहीं, क्या है ये, सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, दैट व्हेन देयर आर मोर देन टू चार्ज we call it as system of charge, and when you have to calculate the force on one charge due to the system of charge, the net force on that charge is equals to the vector sum of all the forces due to other charges, ये होगा। और दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, याद है, ठीक है, वेरी गुड। अब हमने क्या करना है कि इस +1 माइक्रोकूलम के ऊपर कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं, 4 लोग, लोग नंबर 1, लोग नंबर 2, लोग नंबर 3 एंड लोग नंबर 4, 4 लोग फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्सेस भी कितनी आएंगी, 4 आएंगी। पहले आप कैलकुलेट करोगे +2 के लिए, फिर आप कैलकुलेट करोगे -5 के लिए, फिर आप कैलकुलेट करोगे फिर +2 के लिए, और फिर आप कैलकुलेट करोगे फिर -5 के लिए, ठीक है ना। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज होगा, इफ देर आर टू वेक्टर्स विच आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर, द नेट इफेक्ट इज ऑलवेज 0। अगर आपको ये चीज पता है, वेरी गुड, बस ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होंगे, क्वेश्चन विल बी फिनिश्ड, ठीक है ना। कैसे, अभी देखते हैं। देखो भाई, पहले आ जाओ ए पे, यहाँ पे, ठीक है। अब हम लाइंस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। okay. अब +2 +1, +2 +1, रिपल्शन या अट्रैक्शन, रिपल्शन, वेरी गुड। तो +1 जो है उसकी टेंडेंसी जाने की कहां पे है, ए यहाँ पे, ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पे जाने की है, वेरी गुड। अब आ जाओ -5, +1 -5, +1 -5 के बीच में अट्रैक्शन की रिपल्शन, ऑब्वियसली अट्रैक्शन, तो +1 इसकी तरफ जाएगा, वेरी गुड, ले जाओ, ठीक है, ओके। अच्छा, अब इस पे आ जाओ, +2 +1, अट्रैक्शन और रिपल्शन, रिपल्शन, +1 जाएगा इस साइड, ठीक है, ओके, इजी। लास्ट वन, -5 +1, अट्रैक्शन, +1 जाएगा इसकी साइड, क्योंकि अट्रैक्ट हो रहा है ना इसकी साइड, ठीक है ना, ओके। चारों फोर्सेस बना ली, बिल्कुल बना ली, ओके। अब ये चारों फोर्सेस जो हैं, अब हम देखेंगे हर एक फोर्स कितनी कितनी है, ठीक है ना। मगर उसको देखने से पहले ध्यान से देखो, अगर मैं इस बीच वाले +1 चार्ज को ओ पॉइंट पे लिखता हूं, ओ, और ये है हमारा ए, ये है हमारा
बी, ये है हमारा सी, और ये है हमारा डी। अब ध्यान सुनना, इस फोर्स को, ये वाली जो फोर्स है ये वाली, इसको मैं क्या लिखूंगा, एफ, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए। ठीक है, इसको क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। इसको क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। और इसको क्या लिखूंगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी लिखूंगा। ठीक है ना। फोर्स निकालने के लिए आपको दो चीजें मेन चाहिए होते हैं, चार्ज की वैल्यू और बीच में डिस्टेंस। क्या है ये भाई, स्क्वायर है, और ये स्क्वायर का क्या है, सेंटर। सेंटर से हर एक कॉर्नर पे स्क्वायर का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। ठीक है ना। इसका मतलब ओ से लेके बी, ओ से लेके ए, ओ से लेके डी और ओ से लेके सी सब सेम होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओ, ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ओ डी। ठीक है, ये स्टाइलिश लैग कर रहा है, इसको अगले लेक्चर में सीधा करते हैं। ओके, सब इक्वल हैं तो इन सब की वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ आर। ठीक है, इसका मतलब ओ से हर एक चार्ज का डिस्टेंस कितना है, आर। अब मुझे बताओ, एफ ओ ए और एफ ओ सी क्या दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल। एफ ओ ए देखो, इसमें क्या आएगा, के 2 1 अपॉन आर स्क्वायर। 2 1 मतलब कि Q1 Q2 क्या आएगा, 2 और 1। एफ ओ सी, एक चार्ज 2 और एक चार्ज 1, 2 और 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब एफ ओ ए, एफ ओ सी बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर। इफ टू फोर्सेज आर इक्वल एंड ऑपोजिट नेचर देन नेट इफेक्ट इज जीरो। तो इसका मतलब एफ ओ ए और एफ ओ सी दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, काउंटर कर देंगी, इनका नेट इफेक्ट जीरो आ जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं ओबी की। एफ ओ बी, ओ बी मतलब फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी। ठीक है ना, दो चार्ज, एक है +1 एक है -5, 1 × 5 अपॉन आर स्क्वायर। एफ ओ डी, एक है +1 एक है -5, 1 × 5 अपॉन आर स्क्वायर। दोनों चार्ज 1 और 5 दोनों केसेस में, आर दोनों केसेस में सेम, तो फोर्सेस भी दोनों केसेस में क्या होंगी, सेम। मगर एफ ओ बी एंड एफ ओ डी आर ऑल्सो इक्वल एंड ऑपोजिट इन नेचर, सो दे विल काउंटर ईच अदर एंड देयर नेट इफेक्ट इज जीरो। तो +1 पे लगातार जो है वो लगने वाली चारों चार्जेस की वजह से जो फोर्स है उसका जो नेट सम आएगा वो कितना आएगा, जीरो। मगर इसको प्रॉपर तरीके से लिखना है। ठीक है ना, चारों फोर्सेस बनानी है, उनकी डायग्राम बनानी है, उनकी डायरेक्शन बनानी है, और आपको ये बताना है कि एफ ओ ए एंड ओ सी, एफ ओ ए एंड ओ सी आर इक्वल बट ऑपोजिट इन नेचर, दैट्स व्हाई they will counter each other and net effect is zero. Since and also FOB and FOD are also equal and opposite in nature, so they also counter each other and their net effect is also zero. It means all the forces are equal and opposite to each other. So the force, the net force on +1 microcoulomb charge is also zero. ठीक है, तो ये हो गए आपके पहले 6 क्वेश्चंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो भी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल डाइपोल के बारे में, तो आगे जितने भी आपके 6 और क्वेश्चंस हैं, या 6 7 जितने भी क्वेश्चंस आपको हम मतलब कि करने होंगे, जिसके जितने उसके अकॉर्डिंग हमारे को आएंगे, तो वो हम करेंगे। मतलब कि जितना हमने लेक्चर पढ़ लिया होगा ना, जैसे हमने अगर डाइपोल तक खत्म कर लिया होगा, तो डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्वेश्चन जो भी होंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में टैकल करेंगे। 6 या 7 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं करेंगे। तो ऐसे करते हैं, हमारी 4 वीडियोस बनेंगी। हाँ, अगर हम 6 क्वेश्चन कर रहे हैं तो 6 पर 20 है, तो 4 वीडियोस बनेंगी जिसमें हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। और एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें इनटेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। इनटेक्स्ट मतलब कि जो सोल्ड है, सोल्ड एग्जांपल्स या अनसोल्ड है। ठीक है ना। सो टिल देन, बाय बाय, और रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।